नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एम ऑनलाइन क्लासेस से आपके बीच में उपस्थित हूं और आपको बता दूं कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं हेतु जो कि हिंदी साहित्य विषय लिए हुए हैं उनके लिए जो बीए पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी साहित्य लिए हुए हैं उनके लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रश्न श्रृंखला लेकर के उपस्थित हूँ। उसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छे मटेरियल और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश है और जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें से वेरी मोस्ट जो है वह भी आपको कम समय में देने की हमारी कोशिश है। और अंतिम पेपर यह 23 तारीख को है, इसलिए याद रखें कि इस पेपर में भी आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, आशा करता हूं। तो चलिए आपके आज के पहले नंबर के क्वेश्चन में प्रवेश करता हूं और आपके बीच में बहुत कुछ नया मटेरियल, बहुत कुछ नई चीज़ें और नए प्रश्नों से रूबरू करवाता हूं। और जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, यदि हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को, क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। लाइक ज़रूर करते रहें क्लास को, जिससे कि हमें भी मनोबल मिलता रहे कि हम आपकी सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और जितने भी स्टूडेंट 24 तारीख को पैट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उत्तर प्रदेश पात्र परीक्षा के तौर पर हो रही है, तो उसका जो देने वाले हैं उसके लिए भी हम लोग क्लासेस दे रहे हैं, तो आप लोग उस पर भी विशेष गौर कर सकते हैं क्योंकि उसमें वेरी मोस्ट क्वेश्चन ही आपको दिए जा रहे हैं। और मैं बता देता हूँ 24 तारीख तक जितना भी अच्छे से अच्छा मटेरियल होगा जीके के थ्रू हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। और आज की क्लास में यह देखें हिंदी साहित्य वाले बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। चलिए ध्यान दें, पहले नंबर के आज के प्रश्न में प्रवेश करता हूं। क्या कहता है, आदिकाल का एक और नाम क्या है? आदिकाल का एक और नाम बताना है आपको, स्वर्णयुग या सिद्ध सामंत काल या फिर भक्ति काल, श्रृंगार काल। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? पहले नंबर का आपको जवाब देना है, बहुत ही स्पीड में जवाब दें जिससे कि हम अगले प्रश्न में तत्काल प्रभाव से प्रवेश कर सकें। पहले नंबर का आप लोगों को जवाब देना है, जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो आप बता दें सिद्ध सामंतक काल। सिद्ध सामंतक काल के तौर पर आदिकाल का नाम भी प्रचलित है, आपको ध्यान रखना होगा। यह सिद्ध सामंत काल के नाम से आपको ध्यान देना होगा। यह आदिकाल का एक अन्य नाम सिद्ध सामंत काल भी पार्ट आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया क्या है? वीरगाथा काव्य की विशेषता है। वीरगाथा काव्य की विशेषता है नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, प्रकृति चित्रण, युद्ध का सजीव चित्रण या मुक्तक काव्य रचना। दूसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया, दूसरे नंबर का आपको जवाब देना है। तो जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें युद्धों का सजीव चित्रण वीरगाथा काल की विशेषता है। वीरगाथा काल की विशेषता जो है युद्धों का सजीव चित्रण किया जाता था वीरगाथा काल में। और चलिए इसमें आपको बता दें तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। क्या कह रहा है? नरपति नाल ने लिखा है। क्या लिखा है? बीसल देव रासो, संदेश रासक या खुमान रासो या पदावली। तीसरा नंबर प्रश्न है, स्पीड में ही जवाब देंगे क्योंकि हम सुपर फास्ट तरीके से क्लास को देने जा रहे हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न का जो उत्तर सही है वह है बीसल देव रासो। नरपति नाल ने लिखा है क्या? बीसल देव रासो। आप लोग स्पीड में जवाब देंगे क्योंकि क्लिक हमें इसलिए करना होता है जिससे कि आप लोगों तक हमारे क्वेश्चन का आंसर जरूर पहुंच जाए, जिससे कि आप लोग उस आंसर से भ्रमित ना हो। और आप लोग कमेंट बॉक्स के जरिए आंसर जरूर जवाब देते रहें क्योंकि तभी आप लोगों की तैयारी कंप्लीट होती रहेगी और जो भी मोस्ट होगा वह मैं बताता भी जाऊंगा। निम्नलिखित में से किसे हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है? शबरपा को, शरहपा को, लुइया को, कान्हपा को। आपको बताना है इसमें से हिंदी के प्रथम कवि के तौर पर किसको माना जाता है। चौथे नंबर का प्रश्न है, इसका जो उत्तर सही है वो है सरहपा, यानी बी पार्ट सही है। या वेरी मोस्ट भी क्वेश्चन है, इसका आप वेरी मोस्ट भी लगा सकते हैं क्योंकि निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम कवि के तौर पर माना जाता है सरहपा साहब का नाम आता है। आपका उत्तर सही है चौथे नंबर का। लीजिए पाँचवें नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है? हिंदी के प्रथम कवि सरहपा किस वर्ग के कवि थे? नाथ साहित्य के, जैन साहित्य के, रासो साहित्य के, सिद्ध साहित्य के। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको जवाब देना है। आपकी स्क्रीन पर बना हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके का प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। फैन बंद कर दीजिए, थोड़ा सा फैन लगता तेज हो रहा है, कोई हो तो फैन बंद कर दे थोड़ा। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा किस वर्ग के कवि थे? तो नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य। तो आपका पाँचवें नंबर का प्रश्न है, पाँचवें नंबर में डी पार्ट सही है। हाँ ठीक।
तो हिंदी के प्रथम कवि सरहपक किस वर्ग के कवि थे? तो 5वें नंबर का प्रश्न दिया गया। 5वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो सिद्ध साहित्य, इसका डी पार्ट सही है। बहुत बहुत बधाई, हम आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे से जवाब दे रहे होंगे। अगला प्रश्न आता है 6वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, नानक, दादू, केशव, मौलूकदास। आपको बताना, आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है, चारों ऑप्शन दिए गए। 6वें नंबर का सुपर फास्ट तरीके से ही जवाब देंगे। 6वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो केशव इसका सही है, सी पार्ट आपका उत्तर पूर्णतः सत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला 7वें नंबर का क्या कहा गया है? निम्नांकित में वीरगाथा काल में लिखित कौन सी रचना है? लिखित कौन सी रचना है? रसविलास, ललित ललाम, कवित्र रत्नाकर, संदेश राशक। चारों ऑप्शन दिए गए। 7वें नंबर का प्रश्न है, सुपरफास्ट तरीके से जवाब दें। 7वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो आपको बता दें इसका जो उत्तर सही है संदेश राशक। 7वें नंबर का संदेश राशक सही है। बहुत बहुत बधाई, हम आप आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे तरीके से इसका भी आपको बता, निम्नांकित वीरगाथा की लिखित रचना के तौर पर कहा जा सकता है। इसका भी आप मोस्ट लगा सकते हैं, वेरी मोस्ट के अंतर्गत ही आएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिया गया। 8वें नंबर का क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है? यह मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट है। 8वें नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं और इसको सेव कर लें। खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, उपरमाल रासो। आपको बता चुका हूं कि एक क्लास को आप 2 बार देखें, भले ही हो सकता है कि आपको जो यह क्वेश्चन श्रृंखला में दे रहा हूं इस पे कम समय होने के कारण और मेरा पर्टिकुलर यह विषय ना होने के कारण आप लोगों को जितना मटेरियल प्रोवाइड करा सकता हूं तो जल्द से जल्द मटेरियल प्रोवाइड कराना है, तो इसलिए कुछ भी चीज़ों से आप लोगों के बीच में उपलब्ध कर रहा हूं, लेकिन उनमें से जो भी मोस्ट है वह आपको ज़रूर बताता जा रहा हूं। यह ध्यान रखें और कम समय में याद कराने की पूरी कोशिश है। इसलिए आप, क्योंकि शायद हो सकता है आपके पास कोई हार्ड कॉपी हो, आप ना अध्ययन कर पाएँ, तो इसलिए आपको सॉफ्ट कॉपी के तौर पर वीडियो के माध्यम से आप किसी भी समय लेटे हुए आप देख सकते हैं। 8वें नंबर का जो पार्ट सही है वह है पृथ्वीराज रासो, सी पार्ट सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है? तो पृथ्वीराज रासो इसका सही है। हम आपको जलोहस की कामना करते। पृथ्वीराज रासो की रचना काल कौन सा था? कब रचना हुई थी? प्रगति काल में, भक्ति काल में, आदिकाल में, रीतिकाल में? आपको बताना है। 9वें नंबर का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं इसका उत्तर सही है आदिकाल। आदिकाल बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग इसी तरीके से जवाब देते रहेंगे। और चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। 9वें नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो गया। 10वें नंबर में आ गए हम। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं अथवा पृथ्वीराज रासो रचना है, तो रचना किसकी है? भूषण की, केशव की, चंद्रवरदाई की, दलपति विजय की। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 10वें नंबर का आपको जवाब देना है। आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन मोस्ट है चंद्रवरदाई। यह वेरी मोस्ट क्वेश्चन के अंतर्गत ही आएगा कि किसकी रचना है पृथ्वीराज रासो, तो चंद्रवरदाई का याद नाम रखें और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 11वें नंबर का, निम्नलिखित में से पहचान कर लिखिए कि कौन सी प्रवृत्ति आदिकाल के काव्य में वर्णित साहित्य से संबंधित है? जीवन की नश्वरता का वर्णन, युद्ध का विशद वर्णन, श्रृंगारिक बातों का वर्णन और काव्य में अलंकरण का वर्णन। 11वां प्रश्न दिया गया। 11वें नंबर का आपको जवाब देना है। 11वें नंबर का उत्तर सही है, बी पार्ट, युद्ध का विशद वर्णन। निम्नलिखित में से पहचान कर लिखिए कि कौन सी प्रवृत्ति आदिकाल के काव्य में वर्णित साहित्य से संबंधित है? तो युद्ध का विशद वर्णन यह काव्य में यह जो है वर्णित है आदिकाल में, तो यह आपका बी पार्ट सही है 11वें नंबर का। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां नंबर आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, ध्यान दें। 12वां नंबर कहता है, इनमें से हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा? हिंदी में प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा? श्री रामचरितमानस, पद्मावत और पृथ्वीराज रासो और प्रिय प्रवास। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 12वां नंबर प्रश्न है, 12वें नंबर का आपको जवाब देना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है, इसी तरीके से आप लोग आशा करता हूँ कि जवाब देते रहेंगे। 12वें नंबर का आपको जवाब देना है। चलिए 12वें नंबर का आप जवाब दें। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य के तौर पर कहा जाए तो पृथ्वीराज रासो का नाम आता है, सी पार्ट सही है। जबकि रामचरितमानस भी एक महाकाव्य, एक प्राचीन, एक धार्मिक ग्रंथ और महाकाव्य के अंतर्गत भी आएगा, लेकिन प्राचीन रासो यहाँ पर सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीरगाथा काल, वीरगाथा काल के कवि हैं। वीरगाथा काल के कवि के तौर पर किसका नाम आता है आपको बताना है। सूरदास जी का, केशवदास जी का, भूषण का, चंद्रवरदाई का। चारों ऑप्शन दिए गए। वीरगाथा काल के कवि के तौर पर किस कवि का नाम आता है पर्टिकुलर? 13वें नंबर का आपको बताना है, तो उत्तर है चंद्रवरदाई। वीरगाथा काल के कवि के तौर पर कहा जाए तो चंद्रवरदाई का प्रथम नाम आता है, इसलिए डी पार्ट आपका सही है। लीजिए आपके स्क्रीन पर खुमान रासो के रचयिता कौन है? जगनेक हैं, नरपति नाल हैं, दलपत विजय हैं या
सारंगधर हैं। आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है, चारों ऑप्शन है। 14वें नंबर का आपको जवाब देना है। 14वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें दलपत विजय, इसका सी पार्ट सही है। खुमान रासों के रचयिता दलपत विजय। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के कवि नहीं है? तो सारंगधर, जगनिक, सुमित्रा नंदन पंत, चंद्रवरदाई। आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है 15वें नंबर का प्रश्न का जवाब देना। तो सुमित्रा नंदन पंत आदिकाल के कवि नहीं माने जाते हैं, ऐसी पार्ट सही है। लीजिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला 16वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई थी? भक्ति काल में लिखी गई थी कामायनी, सूरसागर, भारत भारती या उद्धव शतक। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? तत्काल प्रभाव से जवाब दें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 16वें नंबर का आपको जवाब देना। 16वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सही जवाब दे रहे होंगे। 16वें नंबर का उत्तर सही है, सूरसागर। आपका बी पार्ट सही है। निम्नलिखित में से रचना भक्ति काल किसके द्वारा लिखी? रचना भक्ति काल में लिखी गई, तो भक्ति काल में लिखी गई सूरसागर। सूरसागर रचना भक्ति काल में लिखी गई है। 16वें नंबर का बी पार्ट सही है। लीजिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, ध्यान दें। 17वां नंबर क्या कहता है? काव्य साहित्य में कौन सा काल, काव्य साहित्य में कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 17वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही। 17वें नंबर का आपको बता दें तो इसका भक्तिकाल उत्तर सही है। काव्य साहित्य में कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्तिकाल कहा जाता है। भक्तिकाल आपका उत्तर सही है। आप लोग इसी तरीके से जवाब देते रहें और मज़ा भी आएगी। आप लोग आशा करता हूं कि आप लोग सुपरफास्ट तरीके से जवाब दे रहे होंगे और 23 तारीख के पेपर में आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। इस बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत जितने भी छात्र छात्राओं ने अच्छे नंबर प्राप्त कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अध्ययन कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आगे आप लोगों को यह क्लासें जारी रख पाऊंगा कि और फैकल्टी को आपके बीच उपस्थित करूंगा और अलग अलग विषय की विस्तृत क्लासें भी आपको ऑनलाइन ही प्रोवाइड कराऊंगा इसी चैनल के माध्यम से। इसलिए एम ऑनलाइन क्लासेस का सहयोग आपको भी करना है कि प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाइए इस क्लास को, चाहे वह प्रतियोगी छात्र हो या बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र हो, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है एक निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, आप लोगों के लिए लगातार तत्पर रहेगा। 18वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही। तो भक्ति काल की रचनाओं में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लोकप्रिय है? पद्मावत, श्री रामचरित और रामचंद्र का या सूरसागर। 18वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही। तो 18वें नंबर का आपको बता दें तो यदि भक्ति काल की रचनाओं में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय की चर्चा की जाए तो श्री रामचरितमानस ही सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भक्ति काल की रचनाओं के हिसाब से कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य कहा जाता है साकेत को, श्री रामचरितमानस को, कामायनी को, पृथ्वीराज रासो को। यह भक्ति काल की चर्चा की जा रही। तो आपको बताना भक्ति काल का महाकाव्य के तौर पर कहा जाता है। तो 19वें नंबर का इसमें भी आपका श्री रामचरितमानस ही आता है जो कि भक्ति काल का एक महाकाव्य के तौर पर कहा जा सकता है। अगला प्रश्न आता है भक्ति काल की रचना है। भक्ति काल की रचना है साकेत, विनय पत्रिका, लहर और प्रेम माधुरी। इन चारों ऑप्शनों में से एक कोई ऐसी है जो भक्ति काल की रचना के अंतर्गत आएगी। तो भक्ति काल की इनमें से 20वें नंबर का जो भक्ति काल की रचना कौन सी है तो आपको बता दें यह है विनय पत्रिका। यह बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इसी तरीके से जवाब देते जाएंगे। 20वें नंबर का बी पार्ट सही है। निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? जायसी, सूरदास, मंझन और कुतुबन। आपकी स्क्रीन पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 21वें नंबर का प्रश्न का आपका जवाब देना है। 21वें नंबर का है सूरदास प्रेमाश्रयी शाखा के कवि के तौर पर कहे जाते तो सूरदास का नाम आता है। बी पार्ट सही है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 22वें नंबर कहता है निम्नांकित में से राम भक्ति शाखा के कौन नहीं है? राम भक्ति शाखा के कौन नहीं? गोस्वामी तुलसीदास, चतुर्भुज दास या अंग्रदास या नाभादास। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 22वें नंबर का आपको जवाब देना है। 22वें नंबर का उत्तर सही है। बी पार्ट चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास पूर्णतः सही है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 22वें नंबर का बी पार्ट सही है। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है तो गोस्वामी तुलसीदास, बिहारी, सूरदास, केशवदास। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 23वें नंबर का आपको जवाब देना है। तो 23वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं जिसका उत्तर सही है सूरदास। निम्नलिखित में से कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है तो वह सूरदास है। सी पार्ट सही है। अगला प्रश्न आता है सूफी काव्यधारा के कवि हैं। सूफी काव्यधारा के कौन कवि हैं? नानक हैं, रैदास हैं, जायसी हैं, गोस्वामी तुलसी हैं। चारों ऑप्शन दिए गए। 24वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही। 24वें नंबर का सी पार्ट सही है यानी जायसी। सूफी काव्यधारा के कवि के तौर पर किसका नाम आता है? तो जायसी साहब का आता है। इसका सी पार्ट सही है। 24वें नंबर का। लीजिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन भक्ति काल से संबंधित है? कौन सा कथन भक्ति काल से संबंधित है? सामाजिक दृष्टि
से यह काल घोर अधःपतन का काल था। सिद्धों की वाम मार्गी योग साधना की प्रतिक्रिया नाथपंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। जीवन का समन्वयवादी एवं मर्यादावादी दृष्टिकोण ही तुलसीदास गोस्वामी तुलसी को की सबसे बड़ी देन है, इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है? 25वें नंबर की चर्चा की जाए तो इसका पार्ट सी सही है। निम्नलिखित में कथन जो भक्ति काल से संबंधित है तो वह है जीवन में समन्वयवादी एवं मर्यादावादी दृष्टिकोण ही गोस्वामी तुलसीदास जी की बड़ी देन है। यह सी पार्ट सही है आपका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26वां नंबर क्या कहता है? ध्यान दें। निम्नलिखित कवियों में वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था? वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था? भूषण थे या भिखारी दास थे, रघुराज सिंह थे या कृष्णदास थे? चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो वल्लभाचार्य के शिष्य के तौर पर 26वें नंबर की चर्चा की जाए तो इसमें कृष्णदास आते हैं। यह आपको पता ही होना चाहिए कि उनके शिष्यों की संख्या कितनी थी। सूरदास भी इसी श्रृंखला में आते हैं वल्लभाचार्य के शिष्यों की गणना में। चलिए अगले प्रश्न में दिया गया कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। यह आपको बता दूं, यह कई हिंदी के जो पैट के पेपर तैयार कर रहे हैं उसमें भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे, और जो आप टीचर भर्तियां देते हैं जिसमें भी हिंदी सिलेबस है तो उसके अंतर्गत भी यही प्रश्न आएंगे, क्योंकि यह प्रश्न सभी के लिए कारगर हैं, क्योंकि इसमें एक एक बिंदु दिया गया। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं तो सभी ब्रज भाषा के कवि आते हैं, भक्ति काल के कवि आते हैं, अष्टछाप के कवि आते हैं, या सभी श्रृंगारिक रचनाकार आते हैं। 27वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही। 27वें नंबर का आपको बता दें तो इसका उत्तर जो सही है वो सी पार्ट सही है, अष्टछाप के कवि आते हैं। तो 27वें नंबर का आपका सी पार्ट सही है। हम आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, इसी तरीके से जवाब देते रहें। चलिए बहुत बहुत बधाई, आशा करता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से जवाब दे रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? कौन सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? सूरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गोस्वामी तुलसी या मीरा? 28वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही। तो 28वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो 28वें नंबर का आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र सगुण भक्ति काव्यधारा के कवि नहीं है, जबकि सगुण भक्ति काव्यधारा के कवि सूरदास हैं, गोस्वामी हैं, मीरा हैं, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। अगला प्रश्न आता है 29वें नंबर का। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कौन कवि नहीं है? नानक, दादू, केशव, मलुकदास। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 29वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है। 29वें नंबर का सी पार्ट आपको बता दें केशव पूर्णतः सही है। हम आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, सी पार्ट सही है। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? परमानंद, नंददास या नाभादास या चतुर्भुजदास? चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? 30वें नंबर का आपको बता दें, 30वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं नाभादास, यानी सी पार्ट सही है। कवि अष्टछाप के कवि नहीं है तो नाभादास नहीं है। परमानंद है, नंददास हैं या चतुर्भुजदास हैं, जबकि नाभादास नहीं है। अगला प्रश्न आता है क्या 31वां नंबर। अगला 31वां नंबर है जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? जायसी का पद्मावत जो है किस भाषा में लिखा गया? अवधी में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, फारसी में। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 31वें नंबर प्रश्न की चर्चा करना है। 31वें नंबर का उत्तर जो सही है अवधी। जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? तो अवधी में लिखा गया। आपका ये पार्ट सही है। अखरावट के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अवधी बिल्कुल सही था। अखरावट के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी, संत कबीरदास, जगन्नाथ रत्नाकर, घनानंद। 32वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही। तो 32वें नंबर प्रश्न का उत्तर जो सही है वह मलिक मोहम्मद जायसी। अखरावट के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तभी आपका उत्तर निश्चित होता है। आप यहाँ पर गलती करेंगे, एग्जाम हॉल में गलती नहीं होगी। मैं बार बार कहता हूँ, परीक्षा दे रहे हैं तो परीक्षा की तरह ही बनिए, लेकिन आप लोग यदि मेहनत यहाँ पर कर देंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चन सही होंगे। और चलिए इसी के साथ में कुछ 2 लाइनें ज़रूर सुना दूंगा आप लोगों को, क्योंकि आनंद भी आ जाए, क्योंकि ज़रूरी है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली कहा जाता है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा को महत्व दें और शिक्षा को शिक्षा की तरह अध्ययन करें। बीए को यह ना सोचें कि मैं बीए पाठ्यक्रम कर रहा हूं तो यह नॉर्मली पास हो जाता है। इस बार यदि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गए हैं तो बच्चों को विश्वविद्यालय द्वारा सरल से सरल प्रश्न दिए जा रहे हैं, लेकिन आप लोग यदि अध्ययन नहीं करते हैं, जैसे कि मैं बार बार कहता हूं
कि जो लोग कहते हैं कठिन पेपर आ रहे हैं, तो कठिन वह चीज़ होती है जो हमसे बनती नहीं है, और सरल की परिभाषा वह होती है, कठिन की यही परिभाषा है, जो हमसे बनता नहीं वह कठिन है, और सरल की यह परिभाषा होती है जो हमसे बनता है वह सरल है। तो इसलिए आप लोग, सरल सब कुछ होता है, लेकिन आप लोग जब अध्ययन करेंगे तभी आप देखेंगे, पाएंगे। इसलिए जितना हम दे रहे हैं उतना ही पढ़िए अगर, तो भी आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए मेहनत जरूर करें, व्यक्तिगत भी पढ़ें, और जितना हम दे पा रहे हैं आपको क्लासेस उतना भी आप अध्ययन जरूर करें। इसमें से मोस्ट भी आपको बता रहा हूँ मैं लगातार। इसलिए कहा जाता है कि राह संघर्ष की है, राह संघर्ष की जो चलता है वो संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। इसलिए रातों में यदि जो जंग जीतता है, रातों में जो अध्ययन करता है, तो वही जंग जीतता है, और वह सुबह क्या होता है, सूर्य बनकर निकलता है। तो इसलिए मेहनत जरूर करें। अखरावट के रचनाकार 32वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है, तो मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आता है। लीजिए 33वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों ने, आशा करता हूँ कि जवाब दे दिए होंगे पहले से ही। निम्नलिखित में से कौन सा सगुण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, मीराबाई या जायसी? 33वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही, तो इसमें जायसी का नाम आता है, जो कि सगुण और भक्ति धारा के संबंधित नहीं है। इसलिए डी पार्ट इसका उत्तर सही है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 34वां नंबर कहता है कि रीति काल से संबंधित विशेषता है संख्य भाव की भक्ति की प्रधानता, सम्यकारी भावना, भक्ति की प्रधानता, या नारी सौंदर्य विलासपूर्ण चित्रण। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है? 34वें नंबर का आपको जवाब देना है। तो 34वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं, तो इसमें से डी पार्ट सही है। रीति काल से संबंधित विशेषता है नारी सौंदर्य का विलासतापूर्ण चित्रण, यह किया गया है रीति काल में, यह डी पार्ट सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, रीति काल का दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल, भक्ति काल, व्याकरण काल, काव्य शास्त्र काल। 35वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है, तो 35वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं, श्रृंगार काल, यानी ए पार्ट सही है आपका 35वें नंबर का। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप लोग इसी तरीके से जवाब दे रहे होंगे, आशा करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रीति काल के किस कवि ने वीर रस की रचना लिखी है? रीति काल के किस कवि ने? घनानंद, भूषण, बिहारी, सेनापति। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 36वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही, तो 36वें नंबर पर भूषण जी का नाम आता है, जिन्होंने रीति काल में कवि ने, उन्होंने वीर रस की रचनाएं की हैं, तो इनका नाम आता है भूषण साहब का नाम। बी पार्ट सही है। बहुत मोस्ट है यह क्वेश्चन, इनका ये नाम जरूर याद रखें, क्योंकि आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, कठिन काव्य के प्रेत के तौर पर कहे जाते हैं, यह भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा। तो भूषण कहे जाते हैं, या देव कहे जाते हैं, आलम या केशव कहे जाते हैं। 37वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही, तो कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, वह केशव दास जी कहे जाते हैं। बी पार्ट सही। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, रीति मुक्त कवि हैं। रीति मुक्त कवि की चर्चा की जाए, तो बिहारी, भूषण, केशव, घनानंद। चारों में से कौन सा उत्तर सही है? 38वें नंबर का आपको बताना है। 38वें नंबर का घनानंद सही है, डी पार्ट। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते, इसी तरीके से जवाब देते रहें। निम्नलिखित में से रीति मुक्त कवि कौन है? रीति मुक्त कवि की चर्चा की जाए, तो महाकवि देव, आलम, मतीराम, पद्माकर। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 39वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है। 39वें नंबर का भाई, जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, तो इसका सही है आलम, बी पार्ट सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40वें नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीति काल में लिखी गई? कौन सी कृति? साकेत, विनय पत्रिका, बिहारी सतसई या पृथ्वीराज रासो। चारों 40वां प्रश्न है। 40वें प्रश्न का आपको जवाब देना है। इसका जो बिहारी सतसई है वह रीति काल में लिखी गई थी, इसलिए इसका सी पार्ट सही है 40वें नंबर का। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लीजिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा 41वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है? रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है श्री रामचरितमानस, बिहारी सतसई, दीपशिखा या रश्मि रथी। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 41वें नंबर प्रश्न की आपको चर्चा करना है। 41वां नंबर आपको जवाब देना है 41वें नंबर का। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, जल्द से जल्द जवाब दें। 41वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, तो आशा करते हैं इसका है बिहारी सतसई, बी पार्ट सही है। 41वें नंबर का बी पार्ट सही है। निम्नलिखित में से कौन ग्रंथ रीतिकाल लीन काव्य परंपरा से संबंधित है? तो बिहारी सतसई सही है, बी पार्ट 41वें नंबर का। अगला प्रश्न दे रहे हैं 42वें नंबर का। रीति काल में निम्नलिखित प्रमुख
प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? राज प्रशस्ति, श्रृंगारिकता और रीति निपुणता या फिर नीति। चारों ऑप्शन दिए गए। 42वें नंबर प्रश्न की आपको चर्चा करना है। 42वें नंबर का जो है श्रृंगारिकता इस समय ज़्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इस समय जो प्रचलित थी प्रवृत्ति थी, तो यह आपका बी पार्ट सही है 42वें नंबर का। लीजिए 43वें नंबर में प्रवेश कर रहे हैं। क्या कहता है? कबीर बिहारी की प्रमुख रचना है। कबीर बिहारी की प्रमुख रचना के तौर पर कही जाए तो गंगा लहरी, सतसई, रसमीमांसा या वैदेही वनवास। 43वां नंबर प्रश्न है। 43वें नंबर का आपको जवाब देना, तो इसका उत्तर सही है सतसई, बी पार्ट सही है। कबीर बिहारी की प्रमुख रचना के तौर पर कही जाए तो 43वें नंबर पर बी पार्ट सही है। और आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, हम लोग लगातार आप लोगों के लिए सहयोग कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि न्यू स्टूडेंट हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। लाल कलर में लिखे हुए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करें और क्लासेस को देखें। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं, आपके लिए लगातार दे रहा हूं, बहुत ही जल्द मैं करंट की भी क्लासें ले करके आने वाला हूं। आप लोगों को जिस तरीके से पूर्व में मैं करंट देता रहा हूं, स्पेशल करंट दूंगा। आप लोगों को उसी टाइम याद कराने की योजना जैसी मेरी रहती थी वही तरीके का याद कराऊंगा, जिससे आप प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे और आशा करता हूं कि सफल होकर के अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे और सरकारी नौकरी में कदम रखेंगे। आप लोग इसी तरीके से सहयोग करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप लोगों को हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं तो बिहारी, माखनलाल चतुर्वेदी, भिखारी दास या ठाकुर। 44वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है। 43वें नंबर का सही आपका उत्तर बिल्कुल सही था। 44वें नंबर की प्रश्न की चर्चा की जा रही, जिसका उत्तर सही है भिखारी दास। रीतिबद्ध काव्य के कवि के तौर पर कहे जाते हैं तो भिखारी दास का नाम आता है, सी पार्ट सही है 44वें नंबर का। अगले प्रश्न में बढ़ता हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम उल्लेखनीय है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम उल्लेखनीय किस में उल्लेखनीय है? गद्य साहित्य में उल्लेखनीय है या काव्य में उल्लेखनीय है या नाटक में उल्लेखनीय है या कहानी में उल्लेखनीय है? चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? 45वें नंबर का। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 45वें नंबर का आपको जवाब देना है, जिसका उत्तर सही है काव्य में। तो 45वें नंबर का आपको उत्तर का जवाब देना, 45वें नंबर का भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम उल्लेखनीय है, तो गद्य साहित्य में उल्लेखनीय है, काव्य में नहीं, गद्य साहित्य में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाम उल्लेखनीय है वह गद्य साहित्य में, ये पार्ट सही है। सॉरी, गलती से मैंने काव्य में लगा दिया। चलिए कोई बात नहीं, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 46वां नंबर। निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? कवि वचन सुधा, सरस्वती, कल्पना, ज्ञानोदय। चारों ऑप्शन दिए गए। 46वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही। 46वें नंबर का ए पार्ट सही है, कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा जो पत्रिका थी वह पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा प्रकाशित की गई थी पत्रिका। यह उत्तर सही है आपका 46वें नंबर। लीजिए 47वें नंबर का, बहुत ही जल्द हम समाप्त करने वाले हैं। केवल और केवल 59 प्रश्नों 60 प्रश्नों की श्रृंखला है। द्विवेदी युग में लिखी गई कौन सी रचना है? कामायनी, तार सप्तक और प्रिय प्रवास या ग्राम्या। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 47वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जाए। 47वें नंबर का जो सही है प्रिय प्रवास, सी पार्ट सही है। द्विवेदी युग में कौन लिखी गई रचना है? तो प्रिय प्रवास लिखी गई, 47वें नंबर का सी पार्ट सही है। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48वां नंबर क्या कहता है? मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग के से संबंधित हैं? शुक्ल युग से, द्विवेदी युग से, छायावादी युग से, छायावादोत्तर युग से। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 48वें नंबर की प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। 48वें नंबर का द्विवेदी युग जो भी बैंड लगा रहे हैं, तो मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? तो द्विवेदी युग से संबंधित है, यानी बी पार्ट सही है 48वें नंबर का। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लीजिए आपका 49वां नंबर प्रश्न है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है तो लोकायतन, परिमल या भारत भारती या परिवर्तन। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है? तो 49वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जाए। 49वें नंबर का सही है। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो आपको बता दें भारत भारती। मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती, इसलिए सी पार्ट सही है। लीजिए अगले प्रश्न में 50 प्रश्नों की 50 लगा रहे हैं। चलिए 50 लगा रहे हैं आप। विदेशी सत्ता प्रतिष्ठित, देखिए 28 मिनट हुए हैं और 50 पर पहुंच गए। दुगनी श्रृंखला में हम चल रहे हैं, दुगनी स्पीड में चल रहे हैं। विदेशी सत्ता प्रतिष्ठित हो जाने के कारण देश की जनता में गौरव, गर्व और उत्साह का अवसर न रह गया था। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित लेखकों में से किस लेखक का है?
क्या कहा जाता? विदेशी सत्ता प्रतिष्ठित हो जाने के कारण देश की जनता में गौरव, गर्व और उत्साह का अवसर न रह गया था। यह किस लेखक का कथन है? आपको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, डॉक्टर नगेंद्र का। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 50वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना, तो इसका उत्तर जो सही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन था, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 50वें नंबर का। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 51वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है। नई कविता की आधारभूत विशेषता है। तो आधारभूत विशेषता क्या है? वह किसी भी दर्शन के साथ बंधी नहीं है। प्रकृति सौंदर्य का चित्रण और परब्रह्म का छायाभास या मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव। निम्न इसमें से चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? 51 नंबर का। 51 नंबर का सही है, वह किसी भी दर्शन के साथ बंधी हुई नहीं है, यही उसकी विशेषता है। आपको बता दें, नई कविता की आधारभूत विशेषता के तौर पर कही जाए तो वह किसी दर्शन से बंधी हुई नहीं है, इसलिए इसका ए पार्ट सही है। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 52वां नंबर कहता है, निम्नलिखित में से छायावाद युगीन कवि हैं जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामधारी सिंह दिनकर, कबीरदास। 52वां नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। 52वें नंबर का आपको जवाब देना है, तो इसका उत्तर सही है जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित छायावादी युगीन कवि हैं जयशंकर प्रसाद, छायावादी युगीन, ये पार्ट सही है। चलिए बहुत बहुत बधाई। अगला प्रश्न दे रहे हैं 53वां नंबर का। प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया है, किसी एक काल के में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। उद्घृत और वक्तव्य निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका है? निराला, अज्ञेय और प्रसाद या महादेवी वर्मा। 53वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही। 53वें नंबर का आपको उत्तर बता दें, तो इसका उत्तर सही है बी, अज्ञेय। तो आपकी स्क्रीन पर जो दिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके के प्रश्न श्रृंखला है। 53वें नंबर का बी पार्ट सही है, अज्ञेय। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग, आशा करता हूं कि जवाब दे रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते जाएं। ऐसा नहीं कि कमेंट छोड़ें, कमेंट जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई है? प्रेम माधुरी, उद्धव शतक या चित्राधार या सूर सारावली। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 54वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। 54वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है, तो इसका उत्तर सही है चित्राधार। तो आपको बता दें, जिसकी रचनाकार छायावाद युग में लिखी गई है, तो वह है चित्राधार। आपका सी पार्ट सही है। अगला प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। 55वें नंबर के प्रश्न की चर्चा की जा रही, तो बी इसका जो उत्तर सही है वह सन 1954 में, सन 1943 ईस्वी में, सन 1938 ईस्वी में, सन 1936 ईस्वी में। इसका 55वें नंबर का आपको बताना है। 55वें नंबर का बी पार्ट सही है। और आपको बता दूं, यह वेरी मोस्ट भी लगा लें, इसका तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है तो 1943 है। इसका उत्तर सही है। आप लोगों को बी पार्ट याद रखना ही होगा। अगला प्रश्न कहता है 56वां नंबर, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? प्रयोगवादी कवि कौन है? भूषण, सुमित्रा नंदन पंत, बिहारी, अज्ञेय। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 56वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जाए तो 56वें नंबर का उत्तर सही है। आपको बताना है अज्ञेय। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? तो अज्ञेय साहब का नाम आता है। इसका डी पार्ट सही है। अगला प्रश्न दे रहा हूं, नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे रामेश्वर शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय एवं शिवमंगल सिंह। 57 नंबर का उत्तर आपको बताना। 57 नंबर का बी पार्ट सही है। डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे। अगला प्रश्न दिया गया 58वां नंबर है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई सन 1943 ईस्वी में, सन 1954 ईस्वी में, सन 1938 ईस्वी में और सन 1936 ईस्वी में। बस 58वें प्रश्न में है। इसके बाद अंतिम प्रश्न आने वाला है। 58वां नंबर का आपको जवाब देना है। इसका उत्तर जो सही है वह आपका उत्तर सही है डी पार्ट 1936 में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो हुई थी सन 1936 ईस्वी में हुई थी। यह आपका उत्तर सही है। लीजिए आपका 59वां नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भूषण बिहारी, रामधारी सिंह दिनकर। 59वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है, जिसका उत्तर सही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये पार्ट सही है। निम्नलिखित में से छायावादी युग के कवि हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से जवाब देते रहें। और आपको बता दूं कि हम आपके लिए पीडीएफ की भी व्यवस्था किए बैठे हैं। पीडीएफ आप लोगों को हमारे सभी प्रकार के जितनी भी क्लासेस अभी तक दी गई हैं, सभी के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे।
टेलीग्राम पर यदि आपने हमारा चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम पर भी चैनल है एम ऑनलाइन क्लासेस, AIM ऑनलाइन क्लासेस डालिए, आप लोगों को मिल जाएगा और उस पर यह सारे PDF आप लोगों को निःशुल्क प्रोवाइड हो रहे हैं। निःशुल्क उन पर जाकर के आप PDF प्राप्त कर सकते हैं और अपना अध्ययन दोबारा कर सकते हैं। और यदि आपको कम समय बचा है तो आपको बता दूं, केवल वीडियो क्लास को आप 2 या 3 बार अधिकतम देखें, आप लोगों को ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और उनमें मैं वेरी मोस्ट भी बता रहा हूं। आप ये ना सोचें कि यह मटेरियल किस तरीके से दे रहे हैं सर जी, तो आप लोगों के लिए समर्पित है और आप लोग लगातार तरीके से अध्ययन जरूर करते रहें। और यदि हमारी मेहनत और क्लास यदि अच्छी लगती है तो आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अध्ययनरत प्रत्येक हिंदी के छात्र को यह BA पाठ्यक्रम के दौरान दिया गया है, तो उनको जरूर शेयर करें। वह अध्ययन करेंगे और नए आने वाले छात्र भी इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रकार के आगे भी पेपर होने वाले हैं। एक पेपर वस्तुनिष्ठ ही होगा। चलिए धन्यवाद साथियों, और मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।